नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं हम। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 3, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, क्योंकि कक्षा 12 तक लड़कियों का पढ़ना उनकी निरंतरता को प्रदर्शित करता है, जो लिंग समानता का एक मानदंड है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ने में, क्योंकि व्यक्तिगत अंतर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जो उन शील गुणों पर बल देती है जिसके आधार पर व्यक्तिगत जीवन भिन्न भिन्न होते हैं। इसी अंतर का ज्ञान शिक्षक को शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने तथा उसके अनुरूप उन्हें पढ़ने में मदद करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो इसका सही उत्तर है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, क्योंकि सीखने के लिए आकलन मूल्यांकन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, क्योंकि इस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षार्थियों को अन्य कार्यक्रमों के लिए अभिप्रेरित करने के साथ साथ सूचना प्रदान करने तथा शिक्षा में शिक्षा प्राप्ति में सुधार संबंधी कार्य करने के लिए बाध्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते सीखने में संवर्धन करता है, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो इसका सही उत्तर है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते सीखने में संवर्धन करता है, क्योंकि विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? निबंधात्मक आकलन, घटनाव्रत अभिलेख, समस्या समाधान आकलन, पोर्टफोलियो आकलन। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 4, पोर्टफोलियो आकलन, क्योंकि प्रश्न में दी गई गतिविधियां पोर्टफोलियो आकलन का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एक एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेसिया संवेदी एकीकरण विकार, एकाग्रता हर्ष अतिक्रियाशील विकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, एकाग्रता हर्ष अतिक्रियाशील विकार, क्योंकि प्रस्तुत युक्ति
एकाग्रता हार अति क्रियाशील विकार से निपटने का सबसे सार्थक उपाय है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक, व्यवहारवादी। तो इसका सही उत्तर है पर्यावरणीय, क्योंकि पर्यावरणीय उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों तथा सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? 4 पंक्तिय स्टीयर, 4 स्तरीय, त्रिवृत्तीय, त्रिमुखीय। तो इसका सही उत्तर है त्रिवृत्तीय, क्योंकि रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। शिक्षार्थियों की सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के शैक्षिक अवसरों को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के लिए जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावक के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाए। तो इसका सही उत्तर है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाए, क्योंकि समावेशी शिक्षा के तहत विद्यालय में सभी प्रकार के शिक्षार्थी अध्ययनरत होते हैं। यही कारण है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाए। आज का अंतिम प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है? प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है? शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है? शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, क्योंकि जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता है। इन बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, अतः इनके लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।